हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 जो हमारे एनसीईआरटी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास 11 का किताब है, उसके पहले पार्ट में ये चर्चा करी थी ओशियंस के डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का स्टार्टिंग किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है बताया था, एविडेंसेस क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को सपोर्ट करने वाले, उसके 2 पॉइंट्स को उसकी चर्चा करी थी। तो अभी तीसरा पॉइंट जो एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का वो है टिलिट। टिलिट इज द सेडिमेंट्री रॉक। एक टिलिट क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट से बना। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere। जो गोंडवाना सिस्टम है सेडिमेंट्स का, इंडिया से अगर वो जो मिलता है, जो गोंडवाना सिस्टम सेडिमेंट्स का, जो गोंडवाना सेडिमेंट्स का, जो गोंडवाना सिस्टम का जो सेडिमेंट्स है जो इंडिया से मिल रहा है आपको, उसको वही चीज आपको 6 अलग अलग लैंड मासेस में मिलेगा। एक ही चीज आपको 6 अलग अलग लैंड मासेस में मिलेगा। साउथ का हेमिस्फीयर में 6 अलग अलग लैंड मासेस में सेम ही चीज, जो सेडिमेंट डिपॉजिट आपको इंडिया में मिला है, गोंडवाना सिस्टम का सेडिमेंट्स जो आपको इंडिया में मिला है, वही 6 अलग अलग लैंड मासेस में मिलेगा। तो इससे ये क्या साबित होता है कि एक टाइम ऐसा था कि पूरा जितना भी कॉन्टिनेंट है वो एक ही था, इसलिए तो सबका मटेरियल एक है, इसीलिए तो उन लोग का सेडिमेंट का डिपॉजिट एक ही है। एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलिट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। बेस पर सिस्टम के पास मोटा सेडिमेंट्री रॉक था। मोटा सेडिमेंट्री रॉक मतलब मोटा टिलिट था, जो ये बताता था कि बहुत लंबे समय तक ग्लेशिएशन हुआ। काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मडागास्कार, Antarctica, Australia. Overall resemblance of Gondwana type sediments clearly demonstrate that these land masses had remarkably similar histories। तो यही तो बात बोल रहा हूँ कि एक जैसा होना, रिजेम्बलेंस होना गोंडवाना तरह के सेडिमेंट्स का, ये बताता है कि ये लैंड मासेस का सिमिलर तरह का हिस्ट्री है। द ग्लेशियर टिलिट प्रोवाइड्स अनएम्बिगुअस एविडेंस ऑफ पैलेयोक्लाइमेट्स एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो ये एविडेंस है इस चीज का, ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स का। प्लेसर डिपॉजिट्स, ये 1 2 3 4 चौथा नंबर एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट्स। द ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इज an amazing fact। The gold bearing veins are in Brazil and it is obvious that the gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side। यानी प्लेसर डिपॉजिट्स ये चौथा एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। Distribution of fossils, when identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water are found on either side of the marine barriers, a problem arises regarding accounting of such distribution। The observation that lemurs occurs in India, Madagascar and Africa led some to consider a contiguous land mass, Lemuria, linking these 3 land masses। Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water। The skeleton of these are found only in 2 localities, the southern Cape province of South Africa and Iravar formation of Brazil। These 2 localities are presently 4,800 km apart with an ocean in between them। With the distribution of fossil का distribution, जैसे एक जैसा fossil मिल रहा है, when identical species of plants and animals adapted to living on land, जब एक जैसा plants और animals जो है वो land पर या fresh water पर जीने के लिए वो लोग adapt हो गए हैं, वो लोग adjust हो गए हैं, वो मराइन बैरियर्स के इधर साइड में मिलते हैं,
जैसे एक जैसा तुमको आपको आपको एनिमल्स जो हैं वो मेराइन बैरियर के इधर भी में मिलेंगे, उधर में भी मिलेंगे। इससे क्या साबित होता है कि एक समय ऐसा था कि दोनों मेराइन बैरियर था ही नहीं, दोनों कॉन्टिनेंट, दोनों लैंड मास जुड़े हुए थे। A problem arises regarding accounting for such distribution. The observation that lemur occurs in India, Madagascar and Africa led some to consider a contiguous land mass, Lemuria, linking these three land masses. यह ऑब्जर्वेशन की लेमुर भारत में मिलता है, माडागास्कर में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, इससे यह समझ में आता है कि ये तीनों जुड़ा हुआ था एक लैंड मास में, लेमुरिया नाम का लैंड मास में। तो मेसोसोरस was a small reptile adapted to shallow brackish water. The skeleton of these are found only in two localities, Southern Cape province of South Africa, Iravare formation of Brazil. These two localities are presently 4,800 km apart with an ocean in between them. तो हम लोग अभी तक 1 2 3 4 5 एविडेंस पढ़ चुके हैं सपोर्ट करने के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। पहला है कि कॉन्टिनेंट का मैचिंग, यानी उसका कोस्ट लाइन एक जैसा ही है, कटाव एक जैसा ही है, जैसा लगता है कि ये लोग कट के दूर गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये एविडेंस ही तो हुआ कि एक समय ऐसा था कि सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, इसलिए तो उन लोग दोनों का जो किनारा है वो एक दूसरे से मैच खा रहा है। सेम एज का रॉक होना, यानी जो रॉक एक कॉन्टिनेंट का जितना पुराना रॉक है वो दूसरा कॉन्टिनेंट में भी उतना पुराना ही रॉक है, तो ये पता चलता है कि रॉक का एज एक है, तो मतलब साथ में जुड़ा हुआ था। टिटिल मतलब एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, ग्लेशियर का डिपॉजिट। तो जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट हम लोग को इंडिया में मिलता है वही सेडिमेंट्री डिपॉजिट साउथर्न हेमिस्फीयर के अलग अलग लैंड मासेस में मिलता है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया के साथ बहुत सारे लैंड मासेस जुड़े हुए थे। तो इस और इशारा दे रहा है कि ये पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट सब जुड़े हुए थे। प्लेसर डिपॉजिट्स, जो गोल्ड का डिपॉजिट घाना में मिलता है वही डिपॉजिट ब्राजील में ही मिल रहा है, घाना ब्राजील में सिमिलरिटी है, इसका मतलब ये पता चलता है कि दोनों जुड़ा हुआ था। फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो एनिमल जो प्राणी एक कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं वो दूसरे कॉन्टिनेंट में दूसरे लैंड मास में भी हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है कि सब लोग जुड़े हुए थे। फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, वेगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स was caused by pole fleeing force and tidal force. वेगनर सजेस्ट बताया है कि जो मूवमेंट की कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गया, दूर दूर चला गया, वो क्यों हुआ भाई? पोल फ्लीइंग फोर्स या टाइडल फोर्स की वजह से हुआ। द पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। पोलर फ्लीइंग फोर्स का फोर्स जो है वो अर्थ के घूमने से रिलेटेड है। पोलर फ्लीइंग फोर्स अर्थ के घूमने से रिलेटेड है। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर। ये फुला हुआ इक्वेटर पर, और ये बल्ज क्यों है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। फुलना जो हुआ है, फुल गया है अर्थ, वो घूमने की वजह से हुआ। सेकंड फोर्स वो है जो कि सजेस्ट किया वेगनर ने, वो है टाइडल फोर्स। वो है कि मून के अट्रैक्शन की वजह से, और द सन जो है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन, सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से जो टाइडल फोर्स उसको बोलते हैं, दैट डेवलप्स टाइड्स इन ओशियनिक वाटर्स। तो ये ओशियनिक वाटर्स में टाइड्स का फॉर्मेशन करता है। जो सन और मून खींचता ना, उसके वजह से ओशन का पानी में टाइड्स होता है, टाइड्स डेवलप होता है। तो वेगनर बिलीव दैट दिस फोर्सेज वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मेनी मिलियंस ईयर। तो ये फोर्स जो अभी थोड़ा सा इसमें इसका इमीडिएट रिजल्ट पता नहीं चलता, लेकिन इतना सालों से, कई मिलियन सालों से अगर वो खींचता ही रहेगा पृथ्वी को, तो ओशनिक वाटर्स में टाइड्स डेवलप होगा। तो उस टाइड्स की वजह से कॉन्टिनेंट आपस से टूट के एक दूसरे से दूर चले गए। तो लेकिन बहुत सारा स्कॉलर्स मानता है कि ये टोटली इनएडुकेट इंफॉर्मेशन है। तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी, यानी ड्रिफ्ट जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्टडी हुआ, उसके बाद में और दूसरे स्टडी भी हुए, तो उसके बारे में भी जानेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फॉर continental drift, most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits like Tillit. A number of discoveries during the post World War II period added new information to geological literature, particularly the information collected from the ocean floor mapping provided
न्यू डायमेंशन फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. कन्वेंशनल करंट थ्योरी. आर्थर होल्म्स in 1930 discussed the possibility of convention currents operating in the mental portion. तो मेंटल पोर्शन में जो कन्वेंशन करंट ऑपरेट कर रहा है उसकी पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया आर्थर होल्म्स ने 1930 में. These currents are generated due to radioactive elements causing thermal differences in mental portion. ये करंट्स होते क्यों जनरेट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से थर्मल डिफरेंस पैदा होता है मेंटल पोर्शन में. होल्म्स आर्ग्यूड दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द एंटायर मेंटल पोर्शन. होल्म्स बोला है कि एक ऐसे करंट का सिस्टम एग्जिस्ट करता है पूरे मेंटल पोर्शन में. दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इश्यू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्पररी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ये एक अटेम्प्ट था, एक एक्सप्लेनेशन देने का अटेम्प्ट था टू इश्यू ऑफ फोर्स के इश्यू के ऊपर, जिसके बेसिस पर कंटेम्पररी साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को. तो कन्वेंशनल करंट थ्योरी बोलता है कि कन्वेंशन करंट मेंटल पोर्शन में ऑपरेट हो रहा है. वो करंट की वजह से ये लोग टूट गया, कॉन्टिनेंट का जो प्लेट टूट गया और आपस से दूर चला गया कन्वेंशन करंट की वजह से. ये करंट होता कैसे, अभी बनता कैसे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी वजह से थर्मल डिफरेंस पैदा होता है मेंटल के पोर्शन में. तो उसके वजह से ये जो लैंड मास है वो टूट टूट के अलग हो गया. तो होल्म बोलता है, आर्ग्यूमेंट दिया कि एक सिस्टम है ऐसे करंट का पूरे मेंटल पोर्शन में, और एक कोशिश किया गया कि एक्सप्लेनेशन दिया जाए फोर्स इशू कैसे होता है, जिसके बेसिस पर कंटेम्पररी साइंटिस्ट डिस्कार्ड कर दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को. तो अपना कन्वेक्शनल करंट थ्योरी डाला. मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर. Detailed research of the ocean configuration revealed that the ocean floor is not just a vast plain, but it is full of relief. Expeditions to map the oceanic floor in the post-World War II period provided a detailed picture of ocean relief and indicated the existence of submerged mountain ranges as well as deep trenches, mostly located closer to the continent margins. The mid-oceanic ridges were found to be most active in volcanic eruption. In terms of volcanic eruption, the dating of the rocks from the oceanic crust reveals the fact that they are much younger than the continental areas. Rocks on either side of the crest of oceanic ridge and having equidistant location from the crest were found to have remarkable similarities, both in terms of their constituents and their age. अब नया थ्योरी है कि ओशन फ्लोर का मैपिंग हुआ, डिटेल्ड रिसर्च किया गया ओशन कॉन्फ़िगरेशन का. उससे यह पता चला कि ओशन फ्लोर एक प्लेन नहीं है, बराबर नहीं है, ये रिलीफ से भरती है, फुल ऑफ रिलीफ. एक्सपीडिशंस जो है बहुत सारे करे गए मैप करने के लिए ओशनिक फ्लोर को पोस्ट वर्ल्ड वार II पीरियड में, और उससे एक डिटेल पिक्चर निकला ओशनिक रिलीफ का, और इंडिकेट किया कि सबमर्ज यानी पानी में मर्ज माउंटेन रेंजेस है, साथ में डीप ट्रेंचेस है, मोस्टली कॉन्टिनेंट मार्जिन के सामने लोकेटेड है. जो मिड ओशनिक रीज है यानी मिड ओशनिक टीला जो है वो बहुत एक्टिव है वोल्केनिक इरप्शन के हिसाब से, यानी वोल्केनो फटा होगा, रिज बना होगा, उसकी वजह से भांगा लैंड मास. ये बोलना चाह रहा है मैपिंग ऑफ ओशनिक फ्लोर. मैप करने से यह पता चला कि लैंड मास के बीच में बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन से माउंटेन रिज बन गया, मतलब बहुत ऊपर तक निकला, रिज बना, और वो रिज नया यंग रिज है, मतलब पुराना लैंड मास था, एक साथ में था, लेकिन वो फटा कैसे उसका एग्जाम्पल दे रहा है, उसका तरीका बता रहा है कि फोर्स क्या है, कौन सा फोर्स से वो भांगा, टूटा कैसे भाई. जो तुम्हारा लैंड मास था सिंगल लैंड मास, वो उसका टूटने का अलग अलग थ्योरी है. ये कॉन्वेक्शनल वाला बोलता है कि करंट है. किस तरह करंट है भाई? मेंटल में कन्वेक्शन करंट है, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जनरेट करता है थर्मल डिफरेंस पैदा करके, कन्वेक्शनल वाला बोलता है. और मैपिंग करने से पता चला कि जो भी समुद्र का जो रिलीफ है यानी बीच का मार्जिन है उसमें
आधा पानी में घुसा हुआ माउंटेन रेंजेस है, डीप ट्रेंचेस है, वो नया नया बना है और वो वॉल्केनिक इरप्शन के हिसाब से बहुत एक्टिव है। रॉक का जो डेटिंग से ओशनिक क्रस्ट में जो रॉक का डेटिंग किया है लोग, उससे रिवील्ड हुआ कि फैक्ट, ये सच्चाई पता चला कि बहुत यंग है कॉन्टिनेंटल एरिया से। रॉक जो इधर साइड जो है क्रेस्ट के इधर साइड में जो रॉक है ओशनिक रीज का रॉक, ओशनिक रीजेस के क्रेस्ट के इधर साइड में जो भी रॉक है और साथ में having equidistant location from the crest were found to have remarkable similarities both in terms of their constituents and their age. Rocks on either side of the crest of oceanic ridges, जो भी पत्थर है ओशनिक टीला के क्रेस्ट में, जो भी दोनों साइड में पत्थर है, दोनों का दूरी एक समान है क्रेस्ट से। वो दोनों एक समान जो पत्थर है, उन दोनों पत्थरों में सिमिलरिटी है। किस हिसाब से? कॉम्पोजिशन सिमिलर है, उनका एज सिमिलर है, यानी कितना पुराना है वो सिमिलर है और कैसे बना वो सिमिलर सामान से बना है। तो ये बात हो गया हम लोग का ये 4th चैप्टर का 2nd वीडियो में इतना ही हम कवर कर रहे हैं। आगे 3रा पार्ट भी आपके सामने रखूँगा, पेश करूँगा। अगर आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर शेयर करिए, इसको ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप कमेंट वमेंट करोगे तभी मोटिवेट होकर हम आगे का पार्ट आपके लिए प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट करें हमें अच्छे कमेंट देकर।